सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, जो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। अगर हम साइंस सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, JKSSB का कोई भी सिलेबस उठा लो तो सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक जो है ना, हर एक सिलेबस में मेंशन किया गया होता है। तो ये क्लासेस आपके JKSSB याद रख लेना, लैब अटेंडेंट के लिए, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो सेशन में हमने सब यूनिट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, साल्ट, एलिमेंट्स और सेल्स के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है पास है। ठीक है, तो आपका काम है कि आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके फॉलो कर लेना डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए, अपडेट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 151। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो नोन एज, ये किस नाम से जाने जाते हैं? जल्दी से आंसर चूज करो। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किस नाम से जाने जाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के नाम से, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से, पोल्यूशन फ्री रिसोर्सेज के नाम से। आपको सही आंसर चूज करना है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, याद रखना, ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग याद रख लेना, एनीथिंग फ्रॉम विच, जिससे हम क्या करते हैं, फ्रॉम विच वी गेट, जिससे हमें क्या हासिल होता है, एनर्जी हासिल होती है। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिले। किस लिए एनर्जी मिले? टू डू वर्क, काम करने के लिए, आई परफॉर्म एक्टिविटीज़, या फिर क्या परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, आपको क्या याद रखना है, सिंपल वर्डिंग में, इट इज़ समथिंग दैट गिव्स अस पावर, जो हमें क्या देती है, दैट गिव्स अस पावर, जो हमें पावर देती है। टू रन मशीन्स, मशीन को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए। कुक फूड, खाने को पकाने के लिए। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें, क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे। अगर आपसे एग्जामिनर एग्जाम्पल्स पूछ ले, क्या पूछ ले, एग्जाम्पल्स, क्या पूछ ले, एग्जाम्पल्स। जैसे सन, सन याद रखना एक एग्जाम्पल है। सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए और कौन सी एग्जांपल है, कोल है, और कौन सी एग्जांपल है, वाटर है, वाटर से हमें कौन सी एनर्जी, हाइड्रो पावर, कौन सी, हाइड्रो पावर, और कौन सी एग्जांपल है, विंड। ठीक है, विंड हो गया, और कौन सी है, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, और कौन सी एग्जांपल है, नेचुरल गैस। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जांपल है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी सिंपल क्या हो गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए रिसोर्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था प्यारे दोस्तों, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर आल्सो नोन एज, ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखना, ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए ये जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, ये कैसे सोर्सेज होते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज हैं एनर्जी के, याद रखना, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। याद रखना, रिप्लेस्ड क्विकली, जो जल्दी यहाँ पे रिप्लेस नहीं होते। वंस दे आर यूज्ड, एक बार अगर ये यूज़ में, इस्तेमाल में आते हैं, वंस दे आर यूज्ड। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना प्यारे दोस्तों, दीज रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये क्या लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, याद रखना, मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, बनने के लिए इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आई। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है। एग्जांपल हमारे पास अगर एग्जामिनर पूछेगा ना, एग्जांपल इसकी है, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, जिसमें सच है हमारे पास कोल आता है, क्या आता है, कोल। ठीक है, इसमें हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल आएगा, क्या आएगा, पेट्रोलियम ऑयल। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, पेट्रोलियम ऑयल। नेचुरल गैस, ये इसकी एग्जांपल है, नोट करो, एग्जामिनर यही पूछता है। न्यूक्लियर फ्यूल आ सकता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूरेनियम वगैरह होता है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर एनर्जी सोर्सेज दैट आर लिमिटेड, ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, एंड कैन नॉट बी रिन्यूड इन ए शॉर्ट टाइम। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इन्हें मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं बनने के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 152 आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा था ना, तो आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल की बात नहीं हो रही, नॉन कन्वेंशनल की बात हो रही है, याद रखना। बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। देखो कोल तो नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, सोलर एनर्जी इसका सही आंसर है। क्यों, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये जो एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की एग्जांपल्स है। किसकी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, यानी कि ये हमारे पास एग्जांपल्स है, याद रख लेना, कन्वेंशनल सोर्स की। तो हमें तो नॉन कन्वेंशनल की पूछा गया, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी आएगा। क्या आएगा, सोलर एनर्जी आएगा प्यारे दोस्तों, क्या आएगा, सोलर एनर्जी, याद रख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सोलर एनर्जी इज रीन्यूएबल, ये रीन्यूएबल होती है, याद रखना। नॉन कन्वेंशनल को हम रीन्यूएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल, ठीक है। रीन्यूएबल, इनएग्जॉस्टेबल एंड इको फ्रेंडली भी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इको फ्रेंडली इनमें से कौन सा होता है, तो याद रखना सोलर एनर्जी। होप आपको ये समझ में आया होगा। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के, तो यहाँ पे पूछा गया नॉन कन्वेंशनल, तो आपको सीधा पता होना चाहिए ये कौन से होंगे, ये हमारे पास रिन्यूएबल होंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, किसके बारे में, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं जो रीन्यूएबल होते हैं। जो क्या होते हैं, पहली बात, इन्हीं को हम रीन्यूएबल कहते हैं। इन टर्मों में आप फंस जाते हो, इनको रीन्यूएबल कहते हैं। एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजली, ये जल्दी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। ये न्यू होते हैं, पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। और इको फ्रेंडली होते हैं, क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं प्यारे दोस्तों, इको फ्रेंडली, याद रखना। एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इनका यूज़ अगेन एंड अगेन हो सकता है, बार बार हो सकता है। अगर आपसे एग्जामिनर एग्जाम्पल्स पूछे इनकी, तो आप क्या बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल्स ही पूछेगा। सोलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। फिर हमारे पास विंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी, विंड एनर्जी। फिर आप क्या याद रखोगे, टाइडल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। फिर आप क्या याद रखोगे, जियोथर्मल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। और साथ ही साथ बायोमास भी इसकी एग्जाम्पल है, बायोमास भी इसी की एग्जांपल है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में याद रखना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रीन्यूएबल, ये रीन्यूएबल होते हैं। एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो यूज होते हैं एज अल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल फ्यूल्स के लिए। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा जा रहा है, विच फीचर बेस्ट डिस्क्राइब्स कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को। तो क्या आंसर आएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, देखो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर याद रख लेना, सी, एमिट स्मोक एंड ऐश, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं ना, कन्वेंशनल सोर्सेज की जब भी हम बात करते हैं, ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। कौन से, ट्रेडिशनल, याद रखना, ट्रेडिशनल एनर्जी, याद रखना ना, सोर्सेज होते हैं, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। मेनली जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जब बर्नट होते हैं, जब उनको जलाया जाता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं स्मोक को, किसको, स्मोक को, ठीक है, धुएं को, ऐश को, ठीक है, और हार्मफुल गैसेस को। कौन सी गैसेस, हार्मफुल गैसेस, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया। तो यहाँ पे तभी आंसर आया एमिट स्मोक एंड ऐश। होप आपको समझ में आया होगा। तो यही चीज़ लिखी गई है कि फॉसिल फ्यूल्स रिलीज करते हैं पोल्यूटेंट्स को, दैट काज एनवायरमेंटल डैमेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 आपके सामने स्क्रीन पे, आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज पोल्यूशन फ्री, इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स जो है पोल्यूशन फ्री है, जल्दी से आंसर चूज करो। इसका आंसर क्या आएगा, डीजल नो, कोल नो, पेट्रोल नो। इसका आंसर आएगा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है ना, ये पोल्यूशन फ्री होती है। विंड टर्बाइंस जो होते हैं ना, याद रखना, इसके अंदर क्या लगे होते हैं, विंड टर्बाइंस। विंड एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए विंड टर्बाइंस जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आपसे पूछा जाए कौन जनरेट करता है, तो विंड टर्बाइंस करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, किसका यूज़ करके, यूजिंग एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट का यूज़ करके, किसका यूज़ करके, एयर मूवमेंट का यूज़ करके। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और याद रखना, इसमें कोई भी क्या नहीं देखने को मिलता, नो बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल का बर्निंग देखने को नहीं मिलता। नो स्मोक, कोई भी स्मोक या फिर हार्मफुल गैस नहीं देखने को मिलती है ना,
हार्मफुल गैसेज नहीं देखने को मिलती। तो की पॉइंट ये याद रखना है कि रीन्यूएबल जो होते हैं ना, रीन्यूएबल प्लस ये क्लीन एनर्जी होती है। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था इनमें से पोल्यूशन फ्री कौन सा है, तो विंड एनर्जी है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिखा गया है विंड एनर्जी जनरेट्स पावर विदाउट हार्मफुल एमिशंस। चलिए आगे बढ़े। 5 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट मटेरियल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कोल आएगा, सोलर एनर्जी आएगा, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। बिल्कुल ईजी है, इसमें से ईजी क्वेश्चन आते हैं तो आंसर आएगा कोल। ठीक है, ये वाले नहीं है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखो कोल की जब बात होती है, कोल किसको बोलते हैं, कोयले को। कोल कैसे बनता है, कोल फॉर्म्ड फ्रॉम, ये बनता है जितने भी इंशियंट प्लांट थे ना, इंशियंट प्लांट्स थे जो क्या हो गए, मतलब ज़मीन के अंदर दब गए। ठीक है, बरियड अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो दब गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सालों पहले उसकी वजह से हीट एंड प्रेशर जो हुआ ज़मीन के अंदर जो क्रिएट होता है ना, हीट एंड प्रेशर, इसकी वजह से ये चेंज हो गए। ये प्लांट्स जो थे, चेंज प्लांट रिमेन्स, ये किस में चेंज हो गए, याद रख लेना, इनटू कोल, कोयले की शक्ल में। ठीक है, अवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट करोगे। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर। तो ये कोल क्या है, ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल है। क्या है, फॉसिल फ्यूल। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कोल इज ए फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है 156, विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यूजेस ऑर्गेनिक वेस्ट टू प्रोड्यूस फ्यूल। बताओ, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 156 का। इसका आंसर आपने चूज़ किया, इस क्वेश्चन का आंसर है बायोगैस। क्या आंसर है, बायोगैस। याद रखना, पूछा जा रहा था कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है यूज़ करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल, तो बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस कैसे होती है प्यारे दोस्तों, देखो बायोगैस की जब भी हम बात करते हैं तो याद रखना प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस्ड होती है बाई किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन। याद रखना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल डंग। ठीक है, एनिमल डंग के डिकम्पोजिशन से। फिर यहीं पे फूड वेस्ट हो गया, फिर यहीं पे प्लांट वेस्ट हो गया। कौन सा वेस्ट, प्लांट वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे आप अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। किस मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के बगैर। ठीक है, तो गैस प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, गैस प्रोड्यूस्ड होती है। और जो गैस प्रोड्यूस होगी ना, इसको मीथेन भी कहते हैं। जो मीथेन हमारे पास CH4 इसका फॉर्मूला है, और ये यूज़ किया जाता है एज फ्यूल के तौर पे। किसके तौर पे, फ्यूल के तौर पे। तो आंसर क्या आया, बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक एनिमल डंग एंड प्लांट वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में पूछा जा रहा है विच एनर्जी सोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिमोट रूरल एरियाज ड्यू टू इजी मेंटेनेंस एंड लोकल अवेलेबिलिटी। बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, देखो पेट्रोलियम तो नहीं हो सकता, न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं है, कोल भी नहीं है, सोलर एनर्जी इसका सही आंसर है। देखो सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी, सनलाइट। याद रखना, जो सनलाइट से हमें मिलती है, सूरज की रोशनी से। सनलाइट जो होती है आपको पता है ये अवेलेबल होती है। ठीक है, अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर जगह, यही बात है। तो आपको क्या याद रखना है प्यारे दोस्तों, इसका ईजी इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है इसके लिए। ठीक है ना, आपको पता आजकल सोलर पैनल भी लगते हैं। लो मेंटेनेंस है इसका। क्या है, लो मेंटेनेंस। याद रख लेना, नो फ्यूल। याद रखना, इसमें कोई भी फ्यूल ट्रांसपोर्ट की नीड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नीडिड। याद रख लेना। तो ये अच्छी है किसके लिए, विलेज एंड रिमोट रीजन्स के लिए। तो यहाँ पे लिखा भी गया है सोलर पैनल्स आर इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन रूरल रीजन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टाइडल एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग। टाइडल एनर्जी किससे यूज होती है, जनरेटेड यूजिंग किसका यूज करें, हीट फ्रॉम द सन, मूवमेंट ऑफ ओशन टाइड्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, विंड करंट्स। तो जब बात करते प्यारे दोस्तों इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट ऑफ ओशन टाइड्स। देखो ये जनरेटेड होती है किसके द्वारा, जनरेटेड होती है बाई, याद रखना, राइज एंड फॉल, बाई राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर के द्वारा। किसके द्वारा, सी वाटर के द्वारा। और ये काज्ड किस तरह होती है, याद रखना, काज्ड बाई ग्रेविटेशनल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। याद रखना, मून एंड सन। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो याद रखना, टाइडल एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग मूवमेंट ऑफ ओशन टाइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टाइडल एनर्जी जो है ये हार्नेसेस करती है राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये एडवांटेज क्या है इनमें से, बताओ।
लिमिटेड अवेलेबिलिटी है या फिर हमारे पास हाई पोल्यूशन, नो। एक्सपेंसिव स्टोरेज, आंसर आएगा रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली क्या हो जाते हैं, नेचुरली प्यारे दोस्तों आपको पता है रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नेचुरली रिप्लेनिश्ड होते हैं। याद रखना डू नॉट, ये क्या नहीं होते, डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, ये जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होते क्विकली, ठीक है, ये पॉइंट नोट करोगे। और ये भी इन्वायरमेंटल क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ओके। तो एग्जांपल इसकी मैंने आपको बता दी, सोलर, विंड और साथ साथ जियोथर्मल। जियोथर्मल जो अर्थ से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ समझ आई। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन नहीं है। कोल, नेचुरल गैस एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, सिंपल सोलर एनर्जी इसका सही आंसर है। सोलर एनर्जी याद रखना रिन्यूएबल एंड मॉडर्न सोर्स माना जाता है। कन्वेंशनल में हमारे पास फॉसिल फ्यूल आते हैं। क्या आते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, तो इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा जा रहा है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल बिकॉज दे। कन्वेंशनल को ही हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना, ये बहुत स्लोली बनते हैं, वेरी स्लोली, बहुत आस्ता आस्ता, इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। कि नॉट बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस्ड नहीं हो सकते क्विकली, जल्दी से याद रख लेना आफ्टर यूज। देयरफॉर ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई कन्वेंशनल सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल पूछा गया ना। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल बिकॉज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम यूरेनियम। बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। सिंपल है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, ये ड्राइव्ड हुआ है यूरेनियम से, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी याद रख लेना, यूरेनियम अंडरगोज, यूरेनियम क्या होता है याद रखना इसके बारे में। जो यूरेनियम होता है ना, ये अंडरगोज, ये जाता है, किस में जाता है, याद रख लेना, न्यूक्लियर फिशन में जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये फिर क्या होता है, रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ याद रखना हीट एनर्जी को, किसको, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को, ठीक है। और ये यूज होता है टू जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। वो आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग यूरेनियम थ्रू न्यूक्लियर फिशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यूजेज हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। यहाँ पे क्या आंसर आएगा बताओ। सिंपल है, अर्थ के बारे में जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी हार्नेस करता है हीट फ्रॉम बेनिथ द अर्थ सरफेस। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। देखो यार, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख लो, जैसे फ्यूल्स पे क्वेश्चन बन जाता है। किस पे, फ्यूल्स पे, नोट करना। फ्यूल्स पे क्वेश्चन बनता है और फ्यूल्स से अगर आप पूछा जाए क्या होते हैं, फ्यूल्स आर सब्सटेंसेज, ये ऐसी सब्सटेंसेज होती हैं, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, दैट बर्न, जो क्या होती हैं, जलती हैं, दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, ठीक है। ये इसकी है डेफिनेशन फ्यूल की, मतलब इनको जला के हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी। अगर आपसे कॉमन एग्जांपल पूछेगा फ्यूल्स की, पूछा जा सकता है ना कि इनमें से कौन सी एग्जांपल है फ्यूल की, तो कॉमन एग्जांपल मेरे प्यारे दोस्तों नोट करो एक एक करके। कोल इसकी एग्जांपल है, ये याद रखना। दूसरा, पेट्रोल इसकी एग्जांपल है, क्या, पेट्रोल। तीसरा, डीजल इसकी एग्जांपल है, क्या, डीजल। चौथा, एलपीजी इसी की एग्जांपल है। वुड इसी की एग्जांपल है, ठीक है। नेचुरल गैस भी इसी की एग्जांपल है, नेचुरल गैस, ठीक है। और बायोगैस, ये चीज़ें आपने नोट करी होंगी। अब आपसे ना अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में, आप क्या बताओगे। एक तो सॉलिड फ्यूल होते हैं, कौन से, सॉलिड फ्यूल, जैसे कोल और वुड, ठीक है, ये सॉलिड की कैटेगरी में आ गए। लिक्विड फ्यूल होते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको याद रखना है पेट्रोल एंड डीजल, कौन सा, पेट्रोल और डीजल। अगर आपसे पूछा जाए गैशियस फ्यूल के बारे में, किसके बारे में, गैशियस फ्यूल के बारे में, तो आप क्या याद रखोगे, एलपीजी, सीएनजी एंड बायोगैस, ये आप याद रखोगे। तो फ्यूल क्या हुआ, ए फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, जब उसको जलाया जाए तब ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब एक और चीज़ आपसे पूछता है एग्जामिनर, आपसे पता है क्या पूछता है कि हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, देखो इसके बारे में याद रखना, ये ऐसा टेम्परेचर होता है द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम याद रखना, मिनिमम टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एट विच, जहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस क्या करना स्टार्ट करती है, मिनिमम टेम्परेचर पे
याद रखना जलना स्टार्ट करती है। अगर आपसे कोई पूछ ले इसके बाद कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पे ना मैं आपको बताता चलूँ, पेपर जो होता है, पेपर कागज़ को बोलते हैं, पेपर कैच करता है ना फायर को, कैच फायर एट ए सर्टन टेम्परेचर, ये भी तो एक सर्टन टेम्परेचर पे कैच करता है ना फायर को। तो बिलो दैट टेम्परेचर, अगर उस टेम्परेचर के बिलो अगर हम देखें तो ये जलेगा नहीं, बिलो दैट टेम्परेचर, उस सर्टन टेम्परेचर से ये नहीं जलेगा। एवरी फ्यूल हैज़ ए फिक्स्ड इग्निशन टेम्परेचर, हर एक फ्यूल का एक अपना फिक्स्ड इग्निशन टेम्परेचर होता है, याद रखना। और इग्निशन टेम्परेचर सिंपली अगर आपसे पूछा जाए क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे एक फ्यूल स्टार्ट करता है बर्न करना, ठीक है। फिर यहाँ से ना आपको ना एक और चीज़ पूछी जा सकती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है कैलोरीफिक वैल्यू की। जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है। क्या? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस्ड होती है। कब प्रोड्यूस्ड होती है? जब हमारे पास ना व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल, व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली। याद रख लेना, ये डेफिनेशन याद रख लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर आपसे यूनिट पूछा जाए तो केजे या केजी यानी किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम इसका यूनिट है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। आप कैलोरीफिक वैल्यू नोट कर लो, पूछा जाता है कि हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कितनी कितनी रहती है। देखो हमारे पास ना जैसे वुड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, वुड थोड़ी आस्ता आस्ता जलती है तो लो होती है। कोल की थोड़ी मीडियम होती है, कोल की मीडियम होती है, ठीक है। और पेट्रोल की हाई होती है, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, मतलब जल्दी जल जाता है ना। एलपीजी की भी उससे भी हाई होती है, वेरी हाई होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन की हाईएस्ट होती है, हाइड्रोजन की हाईएस्ट होती है। समझ रहे हो बात? इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। वुड की क्यों लो? क्योंकि थोड़ा आस्ता आस्ता जलती है वुड, ये समझ आ गया। अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू अगर होगी ना, हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्तों, हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो मोर हीट एनर्जी होगी। क्या होगी? मोर हीट एनर्जी, याद रख लेना। और बेटर फ्यूल होगा, उससे क्या होगा? बेटर फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज द हीट एनर्जी, ये वो हीट एनर्जी होती है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रोड्यूस्ड कब होती है? जब कंप्लीटली बर्निंग हो जाता है 1 kg ऑफ फ्यूल का, तब जाके ये आती है, ठीक है। समझ आया? आया होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। 165 क्वेश्चन दिया गया, विच फ्यूल इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कोल, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आप सभी ने आंसर चूज किया होगा। देखो कोल की बात करें, कोल जो है हमारे पास ये एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। क्या है? सॉलिड फॉसिल फ्यूल। अभी मैंने आपको पहले बताया ना, ये क्या है? एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। और ये यूज होता है मेनली किस में? याद रखना, यूज मेनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नॉट रिफाइंड इनटू पेट्रोल डीजल, इसका कोई भी काम नहीं है ऐसा। तो बायोमास की बात करें तो ये ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक, याद रख लेना, वेस्ट फ्यूल। क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट फ्यूल। तो ये आंसर भी नहीं होगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम की, तो यस, पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम की बात करें तो ये क्या है? क्रूड ऑयल है। रिफाइंड होता है किसमें? रिफाइंड होता है रिफाइनरीज में। किसमें? रिफाइनरीज में। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जो डी ऑप्शन दिया गया नेचुरल गैस, ये यूज्ड होती है एज किसके तौर पर? सीएनजी के तौर पे या फिर एलपीजी के तौर पे, यही बात है। तो ये भी आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिखा गया है, याद रखना, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इनटू वेरियस फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। इसमें बाकी भी डीजल, कैरोसिन, जेट फ्यूल भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 166 में पूछा जा रहा है आपसे, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिडिक्टेबल पावर जनरेशन ड्यू टू रेगुलर नेचुरल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। देखो विंड एनर्जी की बात करें तो ये तो नहीं होगा, ये फुली प्रिडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि विंड स्पीड जो है ना ये चेंज होती रहती है, ये चेंज होती रहती है फ्रीक्वेंटली, ये तो नहीं होगा, ठीक है। टाइडल एनर्जी, देखो टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये ओशन टाइड्स की वजह से होती है, ठीक है। ओशन टाइड्स जो किसको फॉलो करती हैं? जो फॉलो करती हैं मून साइकिल्स को, ठीक है, मून साइकिल्स को, ठीक है। तो हाईली प्रिडिक्टेबल एनर्जी सोर्स जो माना जाता है ये टाइडल एनर्जी है। सोलर एनर्जी की बात करें तो ये डिपेंड होता है किस पे? आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये डिपेंड होता है सिर्फ सनलाइट पे, ठीक है, सनलाइट पे या फिर वेदर पे, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और जो बायोमास एनर्जी है, बायोमास एनर्जी ये डिपेंड करती है किस पे? ये डिपेंड करती है ऑर्गेनिक मटेरियल पे। किस पे? ऑर्गेनिक मटेरियल पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी आया, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया गया है ओशन टाइड्स फॉलो करती हैं प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को, मेकिंग टाइडल एनर्जी रिलायबल। 67 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे बायोमास एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम, कि ये किससे प्रोड्यूस होती है, यूरेनियम से, ओशन वेव से, ऑर्गेनिक वेस्ट से या सनलाइट से। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास, सिंपल था, ऑप्शन नंबर याद रखना सी, ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, यूरेनियम तो हमारे पास क्या है, ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है, क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, नॉट बायोमास, ये बायोमास नहीं है, ये तो आप सबको मालूम है प्यारे दोस्तों। ओशन वेव्स की बात करें तो ये वेव एनर्जी सोर्स माने जाते हैं, क्या, वेव एनर्जी सोर्स, क्या, वेव एनर्जी सोर्स, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। सनलाइट ये सोलर एनर्जी सोर्स है, क्या है, सोलर एनर्जी सोर्स, सोलर एनर्जी सोर्स। हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, इसमें प्लांट रेजिड्यू की बात करें, प्लांट रेजिड्यू, एनिमल डंग, क्या, एनिमल डंग, और फूड वेस्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, फूड वेस्ट। ठीक है, मेन बायोमास सोर्स ये माने जाते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, बायोमास एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा गया है बायोमास यूजेस प्लांट रेजिड्यू, एनिमल डंग एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा, अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ इंस्ट्रूमेंट, क्या पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट, नोट कर लेना, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए, बायोमास को मेजर करने के लिए कौन सा यूज होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बम कैलोरीमीटर, क्या होगा, बम कैलोरीमीटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करोगे। ठीक है, ये मेजर करता है कैलोरीफिक वैल्यू को भी, किसको, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जो एनर्जी कंटेंट होता है किसका, बायोमास फ्यूल का, किसका, बायोमास फ्यूल का। क्या पूछेगा एग्जामिनर के इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिससे मेजर किया जाता है बायोमास को, तो आप क्या बताओगे, बम कैलोरीमीटर, क्या बताओगे, बम कैलोरीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बम कैलोरीमीटर। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ये दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, और बायोमास जो है ये हमारे पास किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, किस में, किलोग्राम्स में, केजी में या फिर टन्स में। ठीक है, या फिर टन्स में, व्हेन मेजरिंग अमाउंट ऑफ बायोमास मटेरियल। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, तो याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग इज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब आपको डिसएडवांटेज पूछा गया है कि डिसएडवांटेज बताओ किसका, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। डिसएडवांटेज की बात करें, ऑप्शन दिए गए, लो एनर्जी आउटपुट, हाई पोल्यूशन लेवल, इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई या फिर जीरो मेंटेनेंस। इसका आंसर आएगा हमारे पास हाई पोल्यूशन लेवल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रख लेना, हाई पोल्यूशन लेवल क्यों, ये रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड हार्मफुल गैसेस को, किसको, हार्मफुल गैसेस को। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया था मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, अगर आपको यहीं पे पूछा जाए कि यूजेस बताओ, क्या बताओ, यूजेस किसके, कन्वेंशनल एनर्जी के, तो क्या याद रखोगे। देखो कन्वेंशनल मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल कौन से होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे पास कोल होता है, हमारे पास पेट्रोलियम होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला नेचुरल गैस होता है, बार बार पढ़ाने से आपको रिवाइज हो जाएगा। और मैंने आपको बोला फायरवुड भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास यूजेस, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इनका काफ़ी रोल रहता है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ये पॉइंट नोट कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। जैसे कि कोल एंड नेचुरल गैस जो होते हैं ना, यूज़ किए जाते हैं किसके अंदर, कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो ये हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं, किसमें, थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, याद रख लेना। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए, घरों के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए। पहला तो ये इनका काम हो गया, समझ आ गया होगा। दूसरा काम अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा आप याद रख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी है ना, इस पे गाड़ियाँ चलती हैं, क्या चलती हैं, कार्स, बसेस वगैरह चलती हैं। तो ये कार्स में यूज़ होता है, बसेस में यूज़ होता है, ट्रेन में यूज़ होता है, शिप्स एंड एयरप्लेन्स में। तीसरा इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़। इनका क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़, यानी फैक्ट्री यूज़ करती है ना कोल को और गैस को मशीन्स एंड प्रोडक्शन के लिए, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, वो सारी की सारी इस पे डिपेंड करती हैं फॉसिल फ्यूल पे, किस पे, फॉसिल फ्यूल पे। ये चीज़ याद रखोगे। बाकी कुकिंग एंड हीटिंग में भी इनका काम है। अगर फोर्थ काम देखें तो कुकिंग एंड हीटिंग में इनका यूज़ होता है। ठीक है ना, एलपीजी की बात करें, फायरवुड यूज़ होते हैं ना कुकिंग फूड के लिए। ठीक है, यूज़ किए जाते हैं फॉर रूम हीटिंग इन कोल्ड एरियाज़ में भी, तो ये इसका काम है। भी अगर हम बात करें डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ होता है, किस में, डोमेस्टिक यूज़ में, जैसे कि अगर हम बात करें लाइटिंग में,
ठीक है, रनिंग करना अप्लायंसेस को, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और साथ साथ वाटर हीटिंग में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूजेज है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहा हो, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अगर आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है, तो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। खास करके JKSSB लैब अटेंडेंट का एग्जाम पास है और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम भी पास है। देखो यहाँ पे हमारी जो टेस्ट की फ़ी थी वो 199 थी। अगर आज आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको फ़ी पड़ेगी 159। टोटल 10 टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले, लैब अटेंडेंट वाले जितने भी एस्पायरेंट है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज वही एस्पायरेंट करना जो सीरियस होंगे, ऐसे मैसेज आप नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी वही मैसेज करेगा। 159 फ़ी आपको पड़ेगी टेस्ट की, और इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। कितने? टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होंगे। जैसे कि आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डाले गए, तो आप इजीली घर बैठ के इनको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। जो भी आपके पास थोड़े से दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, इनमें आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। सेम वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी आपको 159 फ़ी पड़ेगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आज अगर आप लोगे तो आपको भी 159 फ़ी पड़ेगी। तो ये तो बात होगी किसकी, ये टेस्ट सीरीज की बात होगी। अगर आप में से किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, विद टेस्ट सीरीज और साथ में पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स चल रहा है, वीडियोस भी साथ साथ मिल रहे हैं आपको और PDF भी मिल रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। इसकी टोटल फीस 689 है, लेकिन ये भी आपको डिस्काउंट मिला के आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो 549 पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए स्टडी मटेरियल विद पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए, 499 फ़ी थी। अगर आज आप ज्वाइन करते हो, लास्ट डेज में अगर आपको अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस सेट को लगाना है, तो 399 फ़ी पड़ेगी, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 399 फ़ी रहने वाली है। सुपरवाइजर का कोर्स ऑलरेडी हमने ऐप पे लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे GS की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और यहाँ पे सोशियोलॉजी की क्लासेस आपकी 25 के बाद स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड एस्पायरेंट जो सीरियस होंगे वही मैसेज करना, फालतू ऐसे कोई भी मैसेज मत करना। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता क्योंकि हमें आपको लेक्चर भी देने होते हैं, हमें आपके टेस्ट भी बनाने होते हैं। तो सिर्फ सीरियस एस्पायरेंट ही हमें मैसेज करना। स्क्रीन पे नंबर दिया गया, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे। ये अपडेट देना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते हैं, वो बार बार पूछते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आती है, तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। 169 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि ऐसा कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है जो कन्वर्ट्स करता है सनलाइट को डायरेक्टली किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो, विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, जियोथर्मल प्लांट्स, टाइडल बैरेज। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, विंड टर्बाइंस जो है ये कन्वर्ट करता है, याद रखना किसको, ये कन्वर्ट करता है विंड मोशन को। किसको? ये विंड मोशन को कन्वर्ट करता है। ये तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। टाइडल बैरेज की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है सी टाइड्स में। ये किस में यूज़ किया जाता है, याद रखना, ये यूज़ किया जाता है सी टाइड्स में, ये भी नहीं होगा। जियोथर्मल प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है अर्थ हीट को, ये भी नहीं होगा। तो आप एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं सोलर पैनल, इसका सही आंसर आएगा। क्योंकि सोलर पैनल में क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल्स। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, किसको कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर क्या आया, आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये था विच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर। याद रखना, पैनल्स इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा जा रहा है, अवर 85% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन इज प्राइमरली सप्लाइड बाइड, कि हमारे पास लगभग 85% जो वर्ल्ड की एनर्जी कंजम्पशन है ये प्राइमरली किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, सोलर एंड विंड एनर्जी के द्वारा, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस के द्वारा, या बायोमास एंड बायोगैस के द्वारा। देखो, जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारे पास मेन ग्लोबल एनर्जी सोर्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मेन ग्लोबल एनर्जी सोर्स। इतना आपने याद रखना है। सोलर एंड विंड की बात करें, ये जो है ये ग्रोइंग कर रहा है बट स्टिल स्मॉलर शेयर है इसका, याद रख लेना, ये आंसर नहीं है। और टाइडल एंड जियोथर्मल की बात करें तो ये जियोथर्मल वाला वेरी लिमिटेड यूज होता है इसका। क्या होता है? वेरी लिमिटेड यूज होता है, याद रख लेना। और जो हमारे पास बायोमास एंड बायोगैस है, ये यूजेज इसका जो होता है ना, ये यूज होता है लोकली। वो भी मैंने आपको शुरू में बता दिया इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो याद रखना, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस, ये जो है ये हमारे पास इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये अवर
75% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन में याद रखना सप्लाई होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे बायोमास एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम कि बायोमास एनर्जी डिराइव्ड किससे होती है। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो पहला ऑप्शन दिया गया फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल तो नहीं हो सकता। फॉसिल फ्यूल जो है ये बनते हैं, याद रखना, फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर अगो, याद रखना ये बने मतलब मिलियन ऑफ ईयर अगो बने थे। आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया किस तरह ये बनते हैं। और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे, वुड आ जाएगी, मैन्योर खाद वगैरह आ जाएगी। तो आपको पता है बायोमास एनर्जी इसी चीज़ से डिराइव्ड होती है। फिर ऑप्शन दिया गया था न्यूक्लियर रिएक्शन, नो, ये हमारे पास यूरेनियम एनर्जी में आ जाता है, ये आंसर इसका नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर हमारे पास दिया गया ओशन टाइड्स, ये टाइडल एनर्जी में आता है। किस में आता है? टाइडल एनर्जी में। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखो एग्जामिनर ना आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में तो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, है ना। फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बताया था, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये बनते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा, जो बरियड हो जाते हैं अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो, मतलब जमीन के अंदर दब गए। पूछा जाए स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल को कहा क्या जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल को क्या कहा जाता है, आपने सुना होगा, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी। ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग इसका आप अच्छे से देख लेना। फॉसिल फ्यूल की जो स्टडी होती है ना, जैसे पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, ये जो पैलियोंटोलॉजी होती है ये हमें किस में मदद करती है? अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, जो एंशिएंट लाइफ और अर्थ हिस्ट्री होती है इसके रिलेटेड। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। और ऐसा इंसान जो स्टडी करता है फॉसिल्स को, इसको क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए मैंने बता दिया। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज फॉसिल इज कॉल्ड अ पैलियोंटोलॉजिस्ट। इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमास फ्यूल। इनमें से कौन सी एग्जांपल है बायोमास फ्यूल की? ऑप्शन दिए गए यूरेनियम, पेट्रोल, वुड पेलेट्स या फिर नेचुरल गैस। जब हम बात करते हैं यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम इसका आंसर नहीं है, पेट्रोल इसका आंसर नहीं है, नेचुरल गैस इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है वुड पेलेट्स। ठीक है, ये प्रोसेस्ड प्लांट मटेरियल होता है। क्या होता है? प्रोसेस्ड प्लांट मटेरियल, प्रोसेस्ड प्लांट मटेरियल। ठीक है, ये प्रोसेस्ड बायोमास होता है जो यूज होता है हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा जा रहा है, बायोमास इज कंसीडर्ड कार्बन न्यूट्रल बिकॉज। देखो ना, बायोमास जो है ये कंसीडर किया जाता है कार्बन न्यूट्रल, क्यों? कारण पूछ रहा है। ऑप्शन 4 दिए गए आपको। पहला ऑप्शन दे रहा है इट प्रोड्यूसेस नो कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। आपको पता है जब भी हमारे पास बर्निंग होगी तो CO2 तो रिलीज होगा ड्यूरिंग बर्निंग के दौरान, है ना। ये पॉइंट तो आपको पता है ना, पहला आंसर नहीं हो सकता। फिर दिया गया प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ग्रोथ। यस, प्लांट जो होते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया था इट इज ए फॉसिल फ्यूल। नो, फॉसिल फ्यूल नहीं हो सकते। इट डज नॉट बर्न, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, CO2 रिलीज होता है ड्यूरिंग कंबस्टन, जब किसी चीज को जलाया जाता है तो रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बैलेंस्ड होता है बाई कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 में पूछा जा रहा है विच मेथड कन्वर्ट्स बायोमास इनटू बायोगैस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड कन्वर्ट करता है बायोमास को बायोगैस में, किसका यूज करके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। कंबस्टन, थर्मोकेमिकल कन्वर्शन, बायोलॉजिकल कन्वर्शन, न्यूक्लियर फिशन। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल कन्वर्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तो प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस को। ठीक है, बायोगैस को। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नंबर 175 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा मटेरियल कॉमनली यूज होता है बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? बताएं यहां पे क्या आंसर आएगा। बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पूछा गया है प्लास्टिक वेस्ट। देखो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, याद रख लेना। और एनिमल मैन्योर की बात करें, ये यूज होता है, किस में यूज होता है? बायोगैस प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। आयरन, और ये तो एक मेटल सोर्स है, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और सैंड की बात करें, इसकी कोई एनर्जी वैल्यू होती ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एनिमल डंग जो होता है ये वाइडली यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए बायोगैस रूरल एरियाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 पूछा जा रहा है इंडिया रैंक डैश इन द वर्ल्ड इन विंड एनर्जी कैपेसिटी एज ऑफ 2025। इंडिया का रैंक विंड एनर्जी कैपेसिटी में कितना है? देखो
फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो चाइना है, ठीक है, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे मेरे हिसाब से यूएसए है, सेकंड पे यूएसए है। इंडिया जो है, इंडिया इज़ फोर्थ ग्लोबली, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है ग्लोबली। याद रख लेना, इंडिया का रैंक फोर्थ है इन द वर्ल्ड इन विंड एनर्जी कैपेसिटी में एज ऑफ 2025 की अगर हम बात करते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट इसके बारे में लिखवा देता हूँ। अब पॉइंट्स क्या याद रखने, देखो इंडिया रैंक्स फोर्थ, इंडिया क्या करता है, रैंक फोर्थ इन द वर्ल्ड, दुनिया में, याद रखना, इन द वर्ल्ड इन इंस्टॉल्ड याद रख लेना, विंड पावर कैपेसिटी में, इसमें विंड पावर कैपेसिटी में, ये पॉइंट नोट कर लेना, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। इससे आगे जो कंट्री है, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आई थिंक जर्मनी है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो लगभग कितनी है, अगर हम बात करते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 50 मेगावाट, कितनी है, सॉरी 50 गीगावाट है, ठीक है, मार्च 2025 तक अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि लार्जेस्ट, आपको ना विंड फार्म के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, लार्जेस्ट विंड फार्म के बारे में, विंड फार्म इन इंडिया। अगर आपसे विंड फार्म के बारे में पूछा जाए इंडिया के लिए तो याद रखना मुपंडल, क्या, मुपंडल विंड फार्म, ये आप नोट करोगे, ठीक है। ये है कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, क्लियर। इसकी कैपेसिटी लगभग 1500 मेगावाट है, ठीक है। ये लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑन शोर विंड फार्म है इंडिया का। लार्जेस्ट क्या है, याद रख लेना, ऑन शोर विंड फार्म, ऑन शोर विंड फार्म, ठीक है, ये आप याद रखोगे। यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में एक चीज़ याद रख लेना, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के बारे में, हाइब्रिड प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। क्या याद रखना है, गुजरात का नाम याद रखना है आप, गुजरात में क्या है, गुजरात हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसकी प्लांट कैपेसिटी 30 गीगावाट है। और याद रखना वन ऑफ द, क्या कह रहा हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है ये वर्ल्ड का, रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कम्बिनेशन देखने को मिलता है विंड प्लस सोलर एनर्जी का, विंड प्लस सोलर एनर्जी का, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी हैं, क्योंकि विंड पे क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले तमिलनाडु आता है, ठीक है, तमिलनाडु है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ, अगर हम बात करते हैं मतलब देखने को मिलते हैं विंड एनर्जी फार्म। और दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटका। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने क्या बताया, इंडिया विंड एनर्जी रैंक में फोर्थ है वर्ल्ड में, ठीक है। लार्जेस्ट विंड फार्म की बात करें, मुपंडल विंड फार्म, टॉप स्टेट तमिलनाडु बता दी, इतना याद रख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स लीड इन विंड एनर्जी कैपेसिटी, कि कौन सी इंडियन स्टेट जो है लीड कर रही है विंड एनर्जी कैपेसिटी में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात एंड तमिलनाडु, बिहार एंड झारखंड, असम एंड मेघालय। सही आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल रीजन्स देखने को मिलते हैं ना, तभी, ठीक है, कोस्टल हाई विंड जोन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो गुजरात एंड तमिलनाडु इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। दीज कोस्टल स्टेट्स हैव फेवरेबल विंड कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा जा रहा है द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑन शोर विंड फार्म इन इंडिया इज, तो याद रख लेना, अभी मैं आपको बता रहा था, इसका आंसर आएगा, याद रखना, मुपंडल विंड फार्म, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये जो जैसलमेर विंड पार्क है ना, ये लार्ज है बट इससे लार्ज नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास कच्छ विंड प्रोजेक्ट है ना, ये हमारे पास इतना बड़ा नहीं है। और बाकी अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, कायाथर विंड फार्म के बारे में, ये स्मॉलर कैपेसिटी का है, ठीक है। तो आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास प्यारे दोस्तों आया ऑप्शन नंबर बी, ये आप याद रखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में और ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑन शोर विंड फार्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा जा रहा है, इंडियाज विंड एनर्जी कैपेसिटी टारगेट बाई 2030 इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, क्या आंसर आएगा बताएं जरा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंडियाज विंड एनर्जी कैपेसिटी टारगेट बाई 2030 कितनी एक्सपेक्टेड की गई है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 100 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का एम है कि हमें सरपास करना है 100 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। श्योर विंड एनर्जी इन इंडिया इज प्लान मेनली अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, गोवा एंड केरला, गुजरात एंड तमिलनाडु, सिंपल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। बेस्ट ऑफ श्योर विंड जोन्स के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। क्या देखने को मिलता है, दीज कोस्ट हैव
दीज कॉस्ट हैव हाई ऑफशोर विंड पोटेंशियल। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। ऑलरेडी मैंने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ा दिया ना। देखो वेट ऑफ फ्यूल बर्न गलत, यहाँ पे टेम्परेचर एट विच फ्यूल बर्न गलत, द टाइम टेकन टू बर्न फ्यूल गलत, द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, ये हमारे पास सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेजर्स करता है फ्यूल की एफिशिएंसी को। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच फ्यूल बर्न, ये हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर होता है। क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया हुआ है और मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बता दिया हुआ है। द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ ए फ्यूल, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ये मेजर करता है एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल को। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, बताओ एसआई यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का। जल्दी से आंसर चूज करो। जूल, किलो वाट आवर, किलो जूल पर किलोग्राम वाट, इसका आंसर आएगा किलो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर आएगा। ये किस में एक्सप्रेस होता है? के जे में या फिर के जी में, यानी किलो जूल में या फिर हम के जी में हम कह सकते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एग्जामिनर ना आपको थर्मल पावर प्लांट पे भी क्वेश्चन बना सकता है। किस पे? थर्मल पावर प्लांट पे, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, याद रख लेना। थर्मल पावर प्लांट पे क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि ये होता क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं। ये पावर स्टेशन होते हैं। क्या होते हैं? आर पावर स्टेशंस। ठीक है, पावर स्टेशंस जहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। किसको प्रोड्यूस किया जाता है प्यारे दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है किसका यूज़ करके? बाय यूजिंग हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का यूज़ करके। ठीक है, जो ऑब्टेंड किससे होती है? याद रखना, ऑब्टेंड होती है फ्रॉम, याद रखना, बर्निंग फ्यूल्स, बर्निंग फ्यूल्स। और वो बर्निंग फ्यूल्स कौन से हो गए? लाइक कोल, ठीक है, ऑयल आर नेचुरल गैस। ये आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है। तो ये डेफिनेशन याद रख लेना। थर्मल पावर प्लांट्स आर पावर स्टेशंस वेयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें कोल का यूज़ होता है मोस्ट कमली। किसका यूज़ होता है? कोल का, फिर नेचुरल गैस का या फिर ऑयल का। फिर एक चीज़ और याद रख लेना, जेकेएसएसबी ने सोलर कुकर पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। सोलर कुकर पे देखो ना, हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी डिवाइसेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सोलर कुकर क्या होता है? एक सोलर कुकर जो होता है ना, याद रखना, सोलर कुकर की बात करिए, कैसी डिवाइस है जो यूज़ करता है किसको? दैट यूजेज सनलाइट, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? सनलाइट एनर्जी का, टू कुक करने के लिए फूड को। किसको कुक करने के लिए? फूड को। विदाउट यूजिंग, किसका यूज़ करके? बगैर किसका यूज़ करके? याद रखना, विदाउट यूजिंग फ्यूल, विदाउट यूजिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ये यूज़ करता है सोलर एनर्जी को, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी को, रीन्यूएबल एनर्जी को। इको फ्रेंडली होता है। ये क्या है? ये भी एक इको फ्रेंडली कुकिंग डिवाइस है। इससे क्या होगा? फ्यूल सेफ होगा और रिड्यूस करेगा पोल्यूशन को। इससे पोल्यूशन नहीं होती, इतना तो आपको पता है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, वर्किंग पे भी क्वेश्चन बन चुके हैं सोलर कुकर की वर्किंग पे। ठीक है, सोलर कुकर की वर्किंग पे। तो इसमें क्या होता है? जो सन रेज होती है ना, सन रेज वो इंटर करती हैं इसके अंदर। ठीक है, इंटर करती हैं, लेकिन किसके थ्रू करती हैं? एक ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास कवर होता है इसके, उसके द्वारा। ठीक, मिरर रिफ्लेक्टर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है किसको? याद रखना, रिफ्लेक्ट करता है मोर सनलाइट को। किसको? मोर सनलाइट को। ठीक, इनसाइड, इसके अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि याद रखना, ब्लैक कुकिंग पॉट होता है ना, जो हमारे पास मतलब कुकर होगा, उसमें ब्लैक कलर यूज़ होगा। ब्लैक कुकिंग पॉट ऑब्जर्व करता है हीट को अच्छे से। ठीक है, और हीट इसमें ट्रैप्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर उसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज़। टेम्परेचर क्या होता है? उसमें इंक्रीज़ होता है, और फूड इसमें फिर स्लोली स्लोली क्या होती है? पक जाती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रख सकते हो, कुक स्लोली। ठीक है, मेन पार्ट इसके क्या होते हैं? एक रिफ्लेक्टर मिरर होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टर मिरर। अगर आपसे पूछा जाए, एक ग्लास कवर होता है इसके ऊपर। ठीक है, ग्लास कवर। एक ब्लैक कुकिंग वेसल होता है। क्या होता है? ब्लैक कुकिंग वेसल इसमें लगा होता है, और एक इंसुलेटेड बॉक्स भी होता है इसमें अंदर। क्या होता है? इंसुलेटेड बॉक्स। ठीक है, अगर आपसे इंसुलेटेड बॉक्स के बारे में पूछा जाए, इसका काम क्या है इंसुलेटेड बॉक्स का, तो इंसुलेटेड बॉक्स जो होता है ये प्रिवेंट करता है हीट लॉस को, प्रिवेंट करता है इसमें हीट लॉस को कुकर से। ठीक है, फ्रॉम द कुकर। ठीक है, और ये क्या करता है? हीट को ट्रैप करके रखता है बॉक्स के अंदर। ये इसका काम रहता है, इनसाइड द बॉक्स। तो आप याद रख लेना, एन इंसुलेटेड बॉक्स इज यूज टू, ये रिड्यूस करता है हीट लॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। एंड कीप हीट इनसाइड द सोलर कुकर फॉर एफिशिएंट कुकिंग। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं।
अब यहीं पे ना एक एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन सोलर सेल से भी बन चुका है। किससे? सोलर सेल से। सोलर सेल क्या होता है? देखो सोलर सेल एक ऐसी डिवाइस है प्यारे दोस्तों, ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है, क्या करती है? कन्वर्ट करती है सनलाइट को, याद रख लेना, डायरेक्टली, क्या? सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। ये पूछा गया था ये किसका बना होता है, तो याद रखना मेनली मेड ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, ये सिलिकॉन का बना होता है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन एक हमारे पास सेमीकंडक्टर, क्या? सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल? सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, यूज़ ऑफ सोलर सेल की बात करें तो ये सोलर पैनल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैलकुलेटर वॉचेज में यूज़ होता है, स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होता है, सैटेलाइट्स एंड स्पेस स्टेशन में यूज़ होता है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखोगे। वर्किंग कैसे रहती है? क्योंकि सनलाइट फॉल करती है सोलर सेल पे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं मूव करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं मूव करना और इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सोलर सेल के बारे में आप पॉइंट नोट कर लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बन सकता है। किस पे? न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? देखो न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो किससे प्रोड्यूस होगी? न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एन एटम से, सेंटर ऑफ एन एटम से। ठीक है, ये याद रख लेना। ये ऑब्टेन्ड होती है, याद रखना, बाई स्प्लिटिंग, किसका स्प्लिट करके? स्प्लिटिंग करके, याद रखना, हैवी एटम्स लाइक जिसमें यूरेनियम आता है। तो यूरेनियम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि किसके द्वारा स्प्लिटिंग करके हैवी एटम्स को, लाइक यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम एटम्स जो होते हैं ये स्प्लिट होते हैं न्यूक्लियर फिशन में। किस में? न्यूक्लियर फिशन में। ठीक है, फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उससे रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफ़ी इसका रोल देखने को मिलता है। न्यूक्लियर एनर्जी का मेडिकल ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है, साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। और एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है। तो एक तो यूरेनियम होता है और दूसरा प्लूटोनियम होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर याद रखोगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं। आप पूछ रहे हैं आपसे कौन से फ्यूल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, वुड की, कोल की, डीजल की, एलपीजी की। अगर आपको जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको वो समझ आई थी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखो वुड की तो नहीं होगी, कोल की भी नहीं होगी, यहाँ पे डीजल की भी नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलपीजी की होगी। सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की, मैंने आपको शुरू में ही बताया था हाइड्रोजन की। ठीक है, वो जो डेफिनेशन लिखवाई थी, समझाई थी, वो याद रख लेना। हाईएस्ट हाइड्रोजन की होती है, फिर एलपीजी की होती है, फिर हमारे पास पेट्रोल डीजल की इसके बाद हो सकती है, पेट्रोल और डीजल की। ठीक है, क्योंकि देखो वुड थोड़ी आस्था जलती है ना, कोल की मीडियम होती है और याद रख लेना वुड की लो होती है। वुड वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही आंसर है। एलपीजी हैज़ ए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अबाउट 46,000 से लेकर 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इंक्लूड्स, बताओ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू किस चीज़ को इंक्लूड करता है। देखो इसका आंसर आएगा हीट फ्रॉम वाटर वेपर कंडेंसेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। टोटल हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्टन इंक्लूडिंग, याद रखना हीट ऑफ कंबस्टन में अगर हम बात करते हैं, या लेटेंट हीट ऑफ जो वाटर वेपर होता है, क्या लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट रिकवर्ड व्हेन स्टीम कंडेंसेस। तो ये सारी की सारी इसमें काउंटेड की जाती हैं, ये इंक्लूड की जाती हैं। जो हीट वाटर वेपर कंडेंसेशन से आती है वही ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेट कैलोरीफिक वैल्यू एक्सक्लूड्स, ये किसको एक्सक्लूड करता है। देखो ना, अब एक्सक्लूड पूछा गया है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू पे पूछा गया, इसका आंसर आएगा लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। याद रखना नेट कैलोरीफिक वैल्यू एनसीवी जो होता है ये इंक्लूड नहीं करता, डज नॉट इंक्लूड हीट फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, देखो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। लेटेंट हीट क्या, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी। ये क्या होती है, याद रखना, ये हमारे पास हीट एनर्जी होती है जो ऑब्जर्व्ड होती है, क्या होती है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, या रिलीज्ड होती है, क्या होती है, रिलीज्ड। ठीक, कब, ड्यूरिंग, याद रख लेना, चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। अब कौन सी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बगैर किस में चेंज के, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, ये हमारे पास है लेटेंट हीट की डेफिनेशन।
हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है ना। जैसे आइस से वाटर, आइस मेल्ट होती है वाटर में कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है, तो हीट ऑब्जर्व जो हुई ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। वाटर से स्टीम बनता है, वाटर से स्टीम, तो वाटर बॉयल कहाँ पे होता है जाके, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर स्टे सेम वाइल चेंजिंग इनटू स्टीम, तो हीट ऑब्जर्व जो हुई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसमें कहलाएगा। वाटर से स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है, और आइस से वाटर में क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट होती है, देखना क्या कहा मैंने, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट होती है, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। मेरे प्यारे दोस्तों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आप क्या याद रखोगे, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से जब लिक्विड होता है यानी कि आइस मेल्टिंग होती है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और लेटेंट हीट ऑफ याद रखना वेपोराइजेशन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी लिक्विड से जब कोई चीज़ गैस में जाती है, लिक्विड से गैस, यानी वाटर बॉइलिंग की एग्जांपल है इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर बॉइलिंग। तो ये दो टाइप आप याद रखना टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको, सिंपली मैंने वो बताया कि हीट जो रिक्वायर्ड होती है चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, वही हमारे पास लेटेंट हीट में आता है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ए फ्यूल विद हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज कंसीडर्ड, एक ऐसा फ्यूल जिसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू हो वो किस तरह से कंसीडर किया जाता है, याद रखना मोर एफिशिएंट ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड कब होती है, जब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न्स, जब क्या होता है 1 kg ऑफ फ्यूल जो होता है वो जलता है कंप्लीटली, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो मोर एनर्जी भी होगी, ठीक है, लेस फ्यूल नीडेड होगा उसमें, ठीक है, और मोर एफिशिएंसी भी दिखेगी। जैसे कि एलपीजी की एग्जांपल लें तो एलपीजी क्या करता है, ये मोर हीट देता है ना, किसके बजाय, वुड के बजाय, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच फ्यूल हैज़ द लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग, लोवेस्ट वुड की होती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वुड की लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, ठीक है, वुड की लो, कोल की मीडियम, ठीक है, पेट्रोल एलपीजी की हाई, क्लियर। फिर यहाँ पे पूछा गया एन अदर नेम फॉर कैलोरीफिक वैल्यू इज, दूसरा नाम कैलोरीफिक वैल्यू का क्या है, सिंपल याद रखना हीटिंग वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड हीटिंग वैल्यू, याद रखना बिकॉज इट शोज हाउ मच हीट एनर्जी ए फ्यूल प्रोड्यूस, के कितनी हीट एनर्जी एक फ्यूल जो है प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल्स एंड हैज़ ए कैलोरीफिक वैल्यू अराउंड 45,000 से लेकर 47,000 जूल पर किलोग्राम, क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पेट्रोल, क्या आंसर आएगा, पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोल जो है ये वाइडली यूज होता है, याद रखना जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ना, कार बसेस, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई एनर्जी आउटपुट की वजह से, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 189 के बारे में। देखो कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको लिखवा दूँ अगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कौन सा ऐसा सोर्स है जो हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वर्ल्ड के अंदर, तो वो हमारे पास कोल है। कौन सा है, कोल। कोल क्या है, कोल लार्जेस्ट, याद रख लेना, सोर्स माना जाता है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कोल में सबसे पहले नंबर पे कंट्री कौन सा है, चाइना, ठीक है, चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, एंड कंज्यूमर भी है, किसका, याद रख लेना, कोल एनर्जी का, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। हाइड्रो पावर के बारे में क्या याद रखना, एक पॉइंट हाइड्रो पावर के लिए लिख लो, हाइड्रो पावर लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वर्ल्ड का, एनर्जी क्या है, सोर्स इन द वर्ल्ड, रीन्यूएबल, याद रखना इस तरह से अगर क्वेश्चन बनेगा तो, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, एक याद रख लेना फैक्चुअल पॉइंट क्या याद रखना है आपने, पॉइंट ये याद रखना है कि थ्री गॉर्जेस डैम ये चाइना में है, कहाँ पे है, चाइना में है, और ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्ल्ड का, ठीक है, अगर कहीं एग्जामिनर फैक्चुअल पॉइंट पूछ ले तो।
बाकी आप यही याद रख सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी के बारे में आप याद रख सकते हो, सोलर एनर्जी फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्स है ग्लोबली। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्स ग्लोबली कौन सा है, तो वो सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है वर्ल्ड में, तो यूनाइटेड स्टेट। कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारे पास इंडिया का लार्जेस्ट, क्या पूछ सकता है, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क, तो याद रखना भदला सोलर पार्क। ठीक है, ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर लेना। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आपका आंसर क्या होगा? याद रखना, कुंदनकुलम। क्या आंसर आएगा? कुंदनकुलम। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया का पूछा जाए तो कौन सा है? लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया का, तो याद रखना भाखड़ा नंगल डैम। कौन सा? भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी अगर आपसे पूछा जाए लीडिंग स्टेट विंड एनर्जी प्रोडक्शन में कौन सी है, तो तमिलनाडु ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और रीन्यूएबल एनर्जी जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग पावर सेक्टर माना जाता है इंडिया में, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपको बताए, होप आप ये याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 190 में पूछा जा रहा है, वाई इज नेट कैलोरीफिक वैल्यू मोर प्रैक्टिकल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन? तो आंसर क्या आएगा? बिकॉज इट एक्सक्लूड्स लेटेंट हीट दैट इज यूजली नॉट रिकवर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर देती है लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको अभी समझा दिया था कि लेटेंट हीट होता क्या है। ठीक है, लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड और रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड गैस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इंक्लूड्स लेटेंट हीट दैट इज यूजली नॉट रिकवर्ड। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आपको याद रखना है। किसके बारे में? हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट याद रखना इज अ प्लांट दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है? जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, यूजिंग, किसका यूज करके? याद रखना, यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग आर फॉलिंग वाटर। ये डेफिनेशन आप इसके लिए याद रख लेना। सिंपली याद रखना है कि हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें अगर हम, हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर पे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, हाइड्रो पावर प्लांट के प्रिंसिपल की बात करें तो इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? इसमें क्या होता है कि एक, याद रखना, डैम होता है। डैम में क्या होता है? डैम में ना जो पानी होता है, याद रखना, वो डैम में पानी ऊपर स्टोर किया जाता है किसी हाइट पे, क्योंकि ऊपर वाला पानी जो होता है ना, ऊपर वाले पानी में जो हाइट पे आप डैम बनाते हो उसमें एनर्जी होती है, और उसमें जो एनर्जी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, उसमें एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। जब पानी वहाँ से नीचे छोड़ा जाता है ना, तो तेज़ बहने लगता है, फास्ट फ्लोइंग करता है ना, तो बहता हुआ पानी जो होता है वो किससे घूमेगा? फिर उसमें एक टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है। तो बहता हुआ पानी उस टरबाइन को घुमाता है। क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन क्या करता है? वो टरबाइन फिर जनरेटर को चलाता है। टरबाइन का काम उसमें पता है क्या होता है? टरबाइन का काम उसके अंदर जनरेटर लगा होता है, जनरेटर को चलाने का होता है। और जनरेटर से क्या चीज़ होती है? जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ शार्ट पॉइंट याद रखना। ये एक ऐसा वर्क है जिससे हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट का पूरा जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यू टू राइज इन वाटर लेवल, जो राइज देखने को मिलता है वाटर लेवल में, उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर की? वो किस में चेंज हो जाती है? वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे एडवांटेज अगर आपसे पूछे जाए, किसके? एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। किसके? हाइड्रो पावर प्लांट के। तो आप क्या याद रखोगे? देखो, सबसे पहले रीन्यूएबल सोर्स है। कौन सा है? रीन्यूएबल सोर्स का मतलब ये हो गया
कि जो पानी होगा इसमें वो बार बार आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो यूज़ हो सकता है। दूसरा ये है हमारे पास कि ये पोल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स है। क्या है? पोल्यूशन फ्री एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। स्मोक या हार्मफुल गैसेज इसमें से नहीं बनती। तीसरा, लो रनिंग कास्ट होती है इसकी, लो रनिंग कास्ट होती है। क्या होती है? लो रनिंग कास्ट। फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं होती इसमें, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। लॉन्ग लाइफ भी है इसकी, लॉन्ग लाइफ। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मैनी ईयर तक चलते हैं, बहुत सारे सालों तक चलते हैं। और याद रखना सबसे खास फ्लड कंट्रोल और इरीगेशन में हेल्प मिलती है। किसमें? इरीगेशन में। डैम्स पानी स्टोर करते हैं ना, तो आपको पता है फ्लड कंट्रोल में भी इसकी हेल्प होगी। दूसरा, इरीगेशन में भी। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में था? सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में था। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।